नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर, मेरे हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी मार्च 2023 में 8 मार्च के दिन जो आपकी बोर्ड की हिंदी की परीक्षा होने वाली है 80 अंकों की, उसके लिए तो आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ही ली है। कई सारे प्रश्न पत्र आपने हल किए होंगे, लेकिन जाते जाते आज इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र अर्थात हल किया हुआ उत्तर पत्र मैं आपको दे रहा हूं, उस पर भी अवश्य नज़र डालिएगा और उसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हस्तलिखित उत्तर पत्र का एक उत्तम नमूना मैं पेश करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे निश्चित रूप से ये विश्वास है कि इसका आपको फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक पूरा देखें। सन 2021 का ये प्रश्न पत्र आपके सामने है। देखिए जरा स्क्रीन पर। 3 घंटों का समय होगा और इन 3 घंटों का विभाजन आपको 80 अंकों के लिए होशियारी से करना है। 1 मिनट भी व्यर्थ न जा पाए। सबसे पहले तो आप इन सूचनाओं को ध्यान में रखें और सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए निहायत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। जानते हो बच्चों, सुंदर लिखावट ही हमारा अर्थात विद्यार्थियों का गहना होता है और सुंदर लिखावट के बलबूते पर आप परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आकलन कृति पत्रिका में कुल 5 विभाग होते हैं। तो पहला विभाग होता है गद्य का 20 अंकों के लिए। यहाँ पर देखिए अ में एक परिच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले तो उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर उसके आधार पर ये कृतियाँ आपको हल करनी है। समझकर लिखिए। अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार और दूसरी है लेखक की दुनिया के कारण निर्माण होने वाली सोच। इन दोनों के उत्तर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उत्तर पत्र में सुस्पष्ट रूप से ऐसा लिखे, विभाग 1 गद्य और सूचना के अनुसार कृतियां, बस इतना ही लिखे। अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। भाषण के प्रभाव से लेखक की साइकिल को अधिक जोश आया। दूसरा मुद्दा, कार को अधिक गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न है कारण लिखिए। उसमें पहला, लेखक की टांग टूट गई, इसका कारण आपको लिखना है। और दूसरा है लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि आज भी समाज में इंसानियत कायम है। इनके उत्तर देखते हैं। पहले का कारण, लेखक ने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, जिसके कारण दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई। और दूसरे का कारण देखिए, दुर्घटना के बाद पीड़ित लेखक की मदद करने के लिए कुछ लोग दौड़े आए, जिससे आज भी समाज में इंसानियत कायम है, ऐसा लेखक को लगता है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है, मानक वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध लिखिए। और उसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जवाब आपको यूं लिखना है। मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द देखिए, पहला टांग और दूसरा इर्द गिर्द। और विलोम शब्द देखिए, घृणा, नफरत या तिरस्कार। दोनों में से एक भी लिखा तो भी चलेगा। प्रभाव का विलोम शब्द है असर या परिणाम। और चौथा है सोमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर आपको अपनी शैली में अपने विचार रखने हैं। आज भी हमारे समाज में इंसानियत कायम है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस कथन से सहमत है, वो भी उत्तर मैंने दिया है, और यदि आप इस कथन से असहमत है, वो भी उत्तर मैंने आपको यहाँ पर नमूना के तौर पर दिया है। आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हैं। देखिए उत्तर। आजकल लोग कहते हैं कि इस कलयुग में मानवता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कोई किसी की सच्चे हृदय से मदद नहीं करना चाहता, पर लेखक दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे यह अनुभव आता है कि उसे बेहोशी की अवस्था में देखकर कुछ लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और मानवता के नाते उसकी जान बचाने हेतु तत्परता से अस्पताल पहुंचाते हैं। यह लोगों की सेवा वृत्ति देखकर लेखक आज भी हमारे समाज में इंसानियत कायम है ऐसा कहता है, जिससे मैं सहमत हूँ।
अब आगे नकारात्मक उत्तर देखिए। आज दुनिया में सर्वत्र स्वार्थ का बोलबाला है। हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी, ऐसा देखा जाता है। फिर भी कई बार मानवता या इंसानियत के आदर्श उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं। कोरोना महामारी में डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या अन्य कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानियत का परिचय देते हुए लोगों की जानें बचाई। रिश्तेदारों ने किसी अपने की लाश को हाथ नहीं लगाया, पर अन्य लोगों ने उस लाश का अंतिम संस्कार किया। ऐसे उदाहरण देखकर मैं लेखक के कथन से बिल्कुल सहमत हूँ। दोनों में से आप कोई भी एक कथन चुन सकते हैं और उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पहले का अ हल कर लेने के बाद अब हम आ की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आवश्यकता है सबसे पहले आपको इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ने की। उत्तर वही होते हैं, केवल हमें उसे अपनी भाषा में लिखने की आवश्यकता होती है। सही जगह पर सही जवाब। सामने आप कृतियां देख सकते हैं। पहला, राम स्वरूप से बात करते समय ये बदला गोपाल प्रसाद जी ने। तो दो चीजें बदली है, पहला अपनी आवाज और दूसरा अपना तरीका। गद्यांश में प्रयुक्त चाय के दो प्रकार, पहला विलायती और दूसरा हिंदुस्तानी। ये वह कृतियां थी जिनका उत्तर हमने अभी अभी देखा है। सामने देखिए दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए। शंकर ने ऐसा क्यों कहा कि सरकार चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। और दूसरा प्रश्न है, मतलब कारण लिखिए, राम स्वरूप जी ने ऐसा क्यों कहा कि गोपाल प्रसाद जी का उनके यहाँ पधारना बहुत बड़ी बात है। चलो हम दोनों के उत्तर देखते हैं। पहला, सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, ऐसा शंकर ने कहा। और दूसरे का कारण, गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से राम स्वरूप के बेटी का रिश्ता तय होने जा रहा है, तो साक्षात लड़के वाले लड़की वालों के घर रिश्ता मांगने आए हैं। यह खुशी की बात जानकर राम स्वरूप जी ने ऐसा कहा है। आगे शब्द संपदा से जुड़े हुए प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों में से उचित प्रत्यय छांट कर लिखिए। पहला शब्द विलायती और दूसरा हिंदुस्तानी। उत्तर देखते हैं। विलायती में विलायत अधिक ई, हिंदुस्तानी में हिंदुस्तान अधिक ई। तो दोनों दीर्घ ई ये प्रत्यय है। हमने प्रत्यय को छांट लिया है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए। नीचे लिखे शब्दों में से उचित उपसर्ग छांटकर लिखिए और उन उपसर्गों से अन्य शब्द बनाइए। पहला शब्द है सरकार और दूसरा है आमदनी। अब उत्तर देखते हैं। सरकार इस शब्द में उपसर्ग सर ऐसा है और अन्य शब्द हमने बनाया सरताज। दूसरा शब्द है आमदनी, इसका उपसर्ग आ है और अन्य शब्द हमने बनाया आगमन। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हो। सोमत अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। एक शिक्षित नारी पूरे समाज को शिक्षित करती है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखते हैं। पढ़ना लिखना साक्षर होना यह तो सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर भी एक पुरुष की तुलना में जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका लाभ पूरे परिवार को होता है। एक सफल गृहिणी बनना, परिवार में अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना, बच्चों के या परिवार के अन्य सदस्यों की साक्षरता के बारे में सतर्क रहना, स्वयं और परिवार वालों के अधिकारों के बारे में जागरूक रहना, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास, इन बातों पर ध्यान देना, परिवार वालों को स्वस्थ, सुरक्षित और साक्षर बनाने हेतु सजग रहना, यह बातें एक नारी शिक्षित होने पर संभव हो सकती है। इसलिए एक शिक्षित नारी पूरे समाज को शिक्षित करती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 1 गद्य विभाग अ और आ देख लेने के बाद ई, जो कि अपठित गद्य पर आधारित है, ये अब हम देखेंगे। जरूरी है उसके पहले परिच्छेद को ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक। इस अपठित गद्यांश पर आधारित पहले आप प्रश्न तो देख लीजिए। पहले कृति बनानी है। स्वस्थ शरीर के लिए इनकी आवश्यकता है। दूसरा है उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर लिखा है दूसरी सावधानी यह है कि, और आगे
तीनों में से एक उचित विकल्प जोड़कर आपको वाक्य पूरा करना है। और आखिर में व्यायाम का महत्व पर अपने विचार लिखिए, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। हमने यहाँ पर शीर्षक दिया है, आप भी ऐसा ही करो उत्तर पत्र में। अपठित परिच्छेद पर कृतियाँ, आकृति पूर्ण कीजिए। स्वस्थ शरीर के लिए इनकी आवश्यकता है। पहला है पौष्टिक भोजन, दूसरा व्यायाम। उचित विकल्प, दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए और जो हमने विकल्प जोड़ा है उसके नीचे अधोरेखांकन करना बहुत आवश्यक है। अब स्वमत अभिव्यक्ति। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी स्वमत अभिव्यक्ति ठीक से लिख नहीं पाते, 2-3 पंक्तियां लिखते हैं और आगे उन्हें जैसे कुछ सोचता ही नहीं है। तो इनका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने ऐसा उत्तर लिखा है, किसी ने अपनी तंदुरुस्ती के बारे में सिर सलामत तो पगड़ी 50 ऐसा कहा है। यदि हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, आरोग्यवान है, तो हम संसार के सभी बातों का आनंद ले सकते हैं। परंतु जब हम विविध प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं तो हमें जीवन के कई सुखों से वंचित होना पड़ता है। शारीरिक व्यायाम करने से हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सुबह सैर करना, तेज गति से चलना या दौड़ना, योग प्राणायाम करने से हम अपने शरीर को सुदृढ़ एवं बलवान बना सकते हैं। दुर्बलों को बलवान एवं मोटे लोगों को सुदृढ़ बनाने वाली मुख्य क्रिया व्यायाम होती है। व्यायाम कर हम रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं। सचमुच व्यायाम हमारे लिए लाभदायक है। ऐसा उत्तर अगर आप लिखोगे बच्चों तो 2 में से 2 पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। पहला विभाग गद्य का जो कि हमने पूरा कर लिया है। अब 12 अंकों वाला पद्य विभाग की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले ये पंक्तियाँ आपको एकाग्रता पूर्वक पढ़ लेनी है और उसके बाद ये कृतियाँ आपको हल करनी है। जैसे सामने देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, हमारे लिए कौन देव है। दूसरा, भारतवासी किन की संतान है। अगला प्रश्न, उचित पर्याय चुनकर लिखिए, हमें भारत पर या अपने आप पर सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। दूसरा, भारतवासियों को देश के लिए या परिवार के लिए जीना चाहिए। आइए देखते हैं इनके उत्तर कैसे लिखने चाहिए। देखो, ऐसा सुस्पष्ट शीर्षक देना चाहिए, विभाग 2 पद्य। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर, अतिथि हमारे लिए देव है। दूसरा, हम भारतवासी दिव्य आर्यों की संतान है। उचित विकल्प वाला प्रश्न देखिए, हमें भारत पर सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए और दूसरा, भारतवासियों को देश के लिए जीना चाहिए। तो हमें भारत पर और देश के लिए, ये दोनों जो सही विकल्प है उनके नीचे आपको अधोरेखांकन करना ही चाहिए। आप यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। अगला, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। और तीसरा है, निम्नलिखित पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए। ऐसी तालिका भी अगर आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब हम सरल अर्थ देखते हैं। हम भारतवासी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन की समृद्धि के लिए जी रहे हैं। यह भावना अत्यंत उच्च कोटि की है। विविध सकारात्मक अच्छे कार्य करना देश सेवा ही है। हमें जिलाने वाले देश के लिए जीना यह हमारा अभिमान एवं हर्ष बढ़ाने वाला है। देश की सुरक्षा के लिए हमें समय पड़ने पर अपना सब कुछ निछावर करने की तैयारी रखनी चाहिए। यह भारतवर्ष हमें पहले से प्यारा था, प्यारा है और प्यारा ही रहेगा। अपने देश को दुश्मन की नज़रों से बचाए रखने हेतु हम सदैव सतर्क एवं तत्पर रहेंगे। प्रश्न दूसरे का आ, पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये 6 पंक्तियाँ आपको पहले ध्यान से पढ़ लेनी है और इसके बाद इन प्रश्नों पर भी नज़र डालिए। पहला, समझकर लिखिए, जीवन में सभी को इसका पालन करना पड़ता है। दूसरा, इसके अंदर मोती का निर्माण होता है। और आगे निम्नलिखित शब्द पढ़कर ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। तो पहला है भीड़ और दूसरा है तितली। और उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब हम विस्तार से देखते हैं इन उत्तरों को। कृतियाँ समझकर लिखिए,
जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। दूसरा, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली सीप के अंदर मोती का निर्माण होता है, या फिर सीप के अंदर मोती का निर्माण होता है। इतना भी लिखा तो भी पर्याप्त है और आपको अंक मिलेंगे। आगे देखिए, कवि किसी विशिष्ट शक्ल को किस बात में ढूंढ रहा है, जिसका उत्तर भीड़ होता है। अगला, कवि हमें खिलते फूल पर किसके टूटे पर दिखने के लिए कहता है, जिसका उत्तर है तितली। और तितली से जुड़ा हुआ मैंने और एक प्रश्न बनाया है, खिलते फूल पर किसके टूटे पर दिखाई देते हैं। आपको ये प्रश्न लिखने हैं, एक मैंने जानबूझकर ज़्यादा दिया है। और ये रही उत्तरों सहित जोड़ियाँ अ और ब। मोती का उत्तर सीप, तितली के सामने लिखेंगे फूल, मानव के सामने लिखेंगे मर्यादा, कर्म के सामने लिखेंगे अच्छा। अब हम देखते हैं सरल अर्थ। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, सफलता पाने के लिए तथा एक अच्छा इंसान बनने हेतु हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। हम पर कुछ सामाजिक बंधन होते हैं जिन्हें कदापि तोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य अपनी क्षमता अनुसार और सीमा में रहकर ही पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार सीप के अंदर का मोती बड़ा मूल्यवान होता है, हमें भी समाज के हित में मर्यादा में रहकर सत्कर्म करना चाहिए, जिससे हमें सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ हमने प्रश्न दूसरा पद्य विभाग पूरा कर लिया है। अब पूरक पठन विभाग तीसरा, इसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है पठित पाठ पर आधारित, जिसे आप पहले पूरा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हर बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी गद्यांश या पद्यांश, चाहे वो पठित हो चाहे वो अपठित हो, आपको सबसे पहले मन लगाकर पढ़ना है और उसका जो सार है, निचोड़ है, वो अपने दिमाग में लेना है। तो ये परिच्छेद आपने पढ़ लिया। देखो, उत्तर पत्र में विभाग तीसरा पूरक पठन बड़ा शीर्षक मैंने दिया है, कृतियां सृजन को आने वाले काम। काम तो वैसे और भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें 4 पूछे हैं तो 4 ही लिखेंगे। पहला, मोती, घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक बनाना। तीसरा, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना। और चौथा, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाना। अभी जो हमने उत्तर देखा वो इस आकलन कृति का था। अब मेरी अगली बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। सोमत अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। यहाँ हमें परिच्छेद से संबंधित बातें नहीं लिखनी है, यहाँ पर हमें अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करनी है, एक तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आपके विचार अलग होंगे, और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो तो आपके विचार अलग आएंगे। मैंने दोनों नमूने दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, इस कथन से मैं सहमत हूँ। नाम बड़े और दर्शन खोटे, यह कहावत भी यही कहती है। कुछ लोगों के पास भगवान की दया से धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला आदि सब कुछ होता है, पर पता नहीं क्यों इनके दिल में गरीबों के प्रति कोई प्रेम या हमदर्दी नहीं होती। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए इनका दिल नहीं पसीजता। किसी सार्वजनिक कार्य के लिए यह चंदा तक नहीं देंगे। कुछ धनी लोगों के लिए कंजूस, मक्खीचूस यह विशेषण इसीलिए तो लगाया जाता है। बड़े और महंगे होटल में खानपान के लिए चाहे जितना खर्चा करेंगे, पर होटल के बाहर बैठे भिखारी को 1 पैसा भी नहीं देंगे। ये लोग बातें बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, पर कर्तव्य के नाम पर अपना मुंह फेर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो कथन दिया था इससे मैं सहमत हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब इसी कथन से मैं असहमत कैसे हूँ ये भी देखिए। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, इस कथन से मैं असहमत हूँ। सभी बड़े या धनी लोग ऐसे नहीं होते। कई धनवान लोग मानवता का प्रतिरूप भी होते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि जितनी संपत्ति मेरे पास है उस पर 100% मेरा हक नहीं है। इस संपत्ति में से 10% हिस्सा वह गरीबों में दान कर देते हैं। गौ सेवा, निर्धनों को अन्नदान,
पाठशालाओं और मंदिरों के निर्माण में अपना यथायोग्य योगदान वे देते रहते हैं। इस मामले में भारत के उद्योगपति आदरणीय रतन टाटा जी, इनका आदरपूर्वक नाम लिया जाता है। तो धन से बड़े बने लोग कभी कभी काम भी बड़ा करते हैं। उनके नाम से ट्रस्टी अस्पताल के माध्यम से गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, पद्यांश पढ़कर दी हुई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह एक शब्द गलत छपा है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, समझकर लिखिए, मन पावन हो जाता है, आगे हमें उत्तर लिखना होगा। दूसरा, जीवन विष पीना, यानी आगे है निम्नलिखित शब्द पढ़कर ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। यहाँ पर 2 शब्द पूछे हैं, पहला बादल और दूसरा पावन। उत्तर देखते हैं। प्रश्न तीसरा, आ पद्यांश कृतियां। आपको तो पता है कहीं भी आपको प्रश्न लिखना नहीं है। अब उत्तर देखते हैं, समझकर लिखिए। नयनों से आंसू बहने के बाद विषाद धुल जाता है और मन पावन हो जाता है। दूसरा देखिए, मृत्यु को जीना, पुस्तक में लिखा है अप्रिय प्रसंग का सामना करना ही जीवन विष पीना कहलाता है। शब्द देखिए, बादल, उससे संबंधित प्रश्न मैंने बनाया। मन की पीड़ा क्या बनकर छाई है, तो उत्तर है बादल। दूसरा शब्द देखिए, पावन, विषाद धुल जाने से मन कैसा हो गया है, जिसका उत्तर है पावन। फिर यहाँ पर आ गया स्वमत अभिव्यक्ति वाला प्रश्न, मृत्यु एक अटल सत्य है, जिस पर हमें अपने विचार लिखने हैं। आप सामने देखें, मृत्यु एक अटल सत्य है, इस बात से मैं सहमत हूँ। इस सजीव सृष्टि पर जिसने जन्म लिया उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। माना कि यह कड़वा सच है, परंतु इस सच को हमें सबने स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग मृत्यु से कांपते हैं, कभी मरना नहीं चाहते, परंतु प्रतिदिन न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हुए और मृत्यु का अटल सत्य स्वीकारते हुए हमें अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ना चाहिए। मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें, ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा उत्तर या फिर इससे मिलता जुलता उत्तर आप लिख सकते हैं और पूरे 2 अंक पा सकते हैं, बशर्ते कि वो शुद्ध सुवाच्य ऐसा हो। चलो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण विभाग व्याकरण। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 14 में से 14 पूरे अंक आपको यहाँ पर हासिल करने हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है, निम्नलिखित रेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। रमेश शांत स्वभाव का लड़का है। और दूसरा देखिए, निम्नलिखित अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई एक। 2 शब्द दिए हुए हैं, के नीचे और बल्कि। आइए उत्तर देखते हैं। यहाँ पर बड़े अक्षर में विभाग चौथा व्याकरण ऐसा लिखा है। सूचना के अनुसार कृतियां देखिए। पहले प्रश्न में शांत इस शब्द के नीचे अधोरेखांकन था, जो कि शांत विशेषण है। आगे 2 शब्द दिए हुए थे अव्यय, जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है के नीचे। खटिया के नीचे कोई कुत्ता बैठा था। बल्कि के लिए देखिए, आपको 2 नहीं बल्कि 4 प्रश्न लिखने हैं। आपको इंटरव्यू हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में देना है। ऐसा एक अन्य वाक्य। तीसरा प्रश्न संधि से संबंधित है। आप दोनों तालिकाओं को देखो और उत्तर पत्र में भी आपको तालिकाएं बनानी है। आइए उत्तर देखते हैं। जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है वह उत्तर है। संधि विच्छेद राम अधिक अवतार, संधि शब्द राम अवतार और संधि भेद है स्वर संधि। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो अथवा के रूप में देखिए, शब्द निश्चल, संधि विच्छेद नि विसर्ग अधिक चल, संधि भेद विसर्ग संधि। पहला मतलब चौथा प्रश्न सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए कोई एक। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। और दूसरा वाक्य है पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। और 5वां प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित देखना और नाचना। इनका आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है।
याद रहे कि यहाँ पर आपको तालिकाएं बनानी है। सहायक क्रिया कोई एक, गई से जाना, जाओ से भी जाना। प्रेरणार्थ क्रिया में हमने तालिका बनाई है। मूल क्रिया देखिए, देखना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिखाना, द्वितीय दिखवाना। दूसरा शब्द नाचना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप नचाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नचवाना। एक लिखा तो भी पर्याप्त है। व्याकरण का छठवां अंग है मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना। यहाँ पर पूछा है तौल कर बोलना, या फिर अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आप जो वाक्य लिखोगे उसमें जो मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है उसे निकाल लेना है और उसकी जगह पर कोष्टक में से उचित मुहावरा चुनकर वहाँ लिखना है और अधोरेखांकन करना है। उत्तर देखते हैं। तौल कर बोलना, सोच समझ कर बोलना। वाक्य प्रयोग देखिए, 4 लोगों के बीच में मनुष्यों को तौल कर बोलना चाहिए। यहाँ पर तौल कर बोलना, इसके नीचे अधोरेखांकन होना चाहिए था। अथवा मनोज को परीक्षा की तैयारी पूरी करने पर उसकी जान में जान आई। 7वां प्रश्न कारक से संबंधित है। बीमारी के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया। और दूसरा, अरे तू तो निरामूर्ख है। के कारण, के ये संबंध कारक है और अरे ये संबोधन कारक है। विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग कीजिए। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह लगाया हुआ नहीं है, वो हमें लगाना है इस तरह। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा डैश, दोहरा अवतरण चिन्ह, काकी उठो, अल्प विराम, भोजन कर लो, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह फिर से। अगला 9वां प्रश्न है काल परिवर्तन कीजिए। 3 वाक्य दिए हैं, इनमें से आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। पहला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, इसका आपको सामान्य वर्तमान काल में लिखना है। दूसरा, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, इसका आपको सामान्य भविष्यकाल में लिखना है। और तीसरा, सहसा कानों में आवाज आई, इसका आपको अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। पहला वाक्य हमने सामान्य वर्तमान काल में बनाया, उसमें कुछ खुरचन गिरती है। दूसरा वाक्य हमने सामान्य भविष्यकाल का बनाया, 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाएगी। और तीसरा वाक्य हमने अपूर्ण वर्तमान काल में बनाया, सहसा कानों में आवाज आ रही है। माफ करें, यहाँ पर में शब्द छूट गया है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य भेद रचना के अनुसार पहचानिए। बहन यदि कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। और दूसरा है निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के अनुसार परिवर्तन कीजिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य। हम दोनों के उत्तर एक साथ देखेंगे। पहला वाक्य मिश्र वाक्य है और दूसरा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ये हमने आज्ञार्थक रूप में परिवर्तित किया। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। कोई 2, यहाँ पर 3 वाक्य दिए हुए हैं। हर वाक्य में जानबूझकर 2 अशुद्धियाँ दिखाई गई है जो कि हमें शुद्ध करते हुए लिखना है। पहला, उसके घर की दरवाजे में भैंस या गाय बंधी रहती। दूसरा, शरीर चिपचिपाती रहती है। और तीसरा, कॉलेजों के तो छुट्टियां नहीं है। व्याकरण का अच्छा अभ्यास है, जो बुद्धिमान है वह तुरंत समझ जाएंगे कि इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये सुनने में और पढ़ने में अटपटे लगते हैं। चलो आओ इन्हें हम शुद्ध बनाते हैं। आपको तो 2 ही लिखने हैं, मैंने 3 दिए हैं। उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। दूसरा, शरीर चिपचिपाता रहता है। और तीसरा, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा व्याकरण का प्रश्न समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले और आखिरी विभाग की ओर, जिसका नाम है लेखन विभाग या उपयोजित लेखन। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप पूरे आकलन कृति पत्रिका की बात करें 80 अंकों की, तो देखिए ना, पूरे 26 अंक इस विभाग के लिए रखे गए हैं। और जिस विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा इस विभाग का अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 3-4 पत्र लेखन, 3-4
विज्ञापन लेखन, 3-4 निबंध लेखन, 3-4 कहानी लेखन, ऐसी और वृत्तांत लेखन। अगर आपने ऐसी तैयारी की है जमकर, तो मुझे लगता है कि ये 26 अंक पाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक से ध्यान दीजिए। अब प्रश्न 5वां अ, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। पत्र लेखन के समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय क्या है, प्रति कौन है, प्रेषक कौन है, पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है और कहाँ लिखा जा रहा है। ये सभी बातें ये अगर हमारी समझ में आ जाती है तो पत्र लेखन लिखना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम औपचारिक पत्र का चुनाव करेंगे। गांधीनगर अमरावती में अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के कारण वहाँ के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में महेश शर्मा या महिमा शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। विद्यार्थियों की तर्क बुद्धि, कल्पना शक्ति, वैचारिक क्षमता, इन सभी का परिचय उपयोजित लेखन में होता है या दिखाई देता है। अरे गरे, नत्थु खैरे और पढ़ाई न करने वाले मंद विद्यार्थी उपयोजित लेखन के साथ सही न्याय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है विभाग 5वां, रचना विभाग, और औपचारिक पत्र का चुनाव किया है। सबसे पहले तारीख लिखी जाती है 10 अप्रैल 2022। सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती 441002। औपचारिक पत्र लेखन में विषय लिखना अनिवार्य होता है। विषय अशुद्ध जल की आपूर्ति की शिकायत। श्रीमान जी, हम अमरावती के गांधीनगर के निवासी हैं। हम जहां रहते हैं उस गांधीनगर में बीते 15 दिनों से अशुद्ध जल की आपूर्ति महानगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग के द्वारा हो रही है। पहले 2-3 दिनों तक हम तक जो जल की आपूर्ति की गई उसमें अशुद्धता नाम मात्र थी। हमने सोचा कि जल्दी ही यह समस्या आप दूर कर देंगे, लेकिन समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। अब तो काफ़ी अशुद्ध मात्रा में जल की आपूर्ति आपकी ओर से की जा रही है। यह जल छानकर भी उसमें अशुद्धता और मटमैलापन बना रहता है। हमारे गांधीनगर में ऐसा अशुद्ध पेयजल पीकर कई निवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, इससे पहले कि कोई गंभीर परिणाम सामने आए, आप इस समस्या को तुरंत दूर करें। शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हमारा अधिकार है। आपसे अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द शुद्ध जल की आपूर्ति करवाएं। धन्यवाद सहित भवदीय महेश शर्मा, गांधीनगर अमरावती। और पत्र भेजने वाले का ईमेल आईडी maheshsharma23@gmail.com। तो पत्र लेखन के जो मानक नियम हैं उनके अनुसार अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको अधिकतम अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए कि जिसके उत्तर एक वाक्य में हो। याद रहे कि यहाँ पर केवल आपको प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में लिखे जा सकते हैं, परंतु उत्तर नहीं लिखने हैं। प्रश्न निर्मिति भी एक कला होती है। कई विद्यार्थी इस कला को नहीं जानते। वो ऐसे ही असंबद्ध और विचित्र प्रश्न बनाते हैं कि जिसे अंक नहीं दिए जा सकते। तो प्रश्नों का निर्माण सटीक होना चाहिए। समर्पक और सार्थक प्रश्न आपको बनाने चाहिए। देखिए, हम पहले तो आपको ये परिच्छेद ध्यान से पढ़ना होगा और मन ही मन प्रश्नों का ताना बाना बुनना होगा। देखिए, हमने ऐसे प्रश्न बनाए हैं। ऊपर शीर्षक देना है 2 गद्यांश 4 प्रश्न। प्रश्न निर्माण। पहला, परोपकार मनुष्य में कौन से गुणों को उत्पन्न करता है? 2, परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? 3, विश्व बंधु किसे कहा गया है? 4, राजा अपनी शक्ति के बल पर क्या कर सकता है? 5, परोपकार से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? 6, किसका हृदय सागर की भांति विशाल होता है? और 7वां है, परिच्छेद में मनुष्य के किस गुण को जादू कहा गया है? प्रैक्टिस के लिए जानबूझकर ज़्यादा प्रश्न मैंने बनाए हैं, आप 4 ही लिखिएगा। प्रश्न 5वां आ, वृत्तांत लेखन। यहाँ पर बालिका दिवस के संदर्भ में हमें वृत्तांत लिखना है।
इसमें कुछ मुद्दे भी दिए गए हैं, वो ज़रूर ध्यान में रखें। स्थल, काल व घटना, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन, इन 4 मुद्दों के आधार पर हमें अपने कल्पना शक्ति के बलबूते पर एक वृत्तांत लेखन बनाना है, लिखना है। सामने देखिए वृत्तांत लेखन। संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय में बालिका दिवस का शानदार समारोह, ये शीर्षक है और कोष्ठक में लिखा हुआ है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, जो कि लिखना जरूरी है। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जिस दिन कोई कार्यक्रम मनाया जाता है उसका समाचार दूसरे दिन यदि छपता है तो वृत्तांत में दूसरे दिन की तारीख होनी चाहिए। जलगांव 25 जनवरी 2022। जलगांव के सुभाष नगर के संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय में कल 24 जनवरी को बालिका दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनकर विभांडिक इन्होंने की। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। कक्षा 5वीं की नन्ही लड़कियों ने अपने मीठे कंठ से ईशस्तवन किया। इस समारोह के प्रमुख अतिथि के तौर पर शहर के जाने माने कवि निरंजन देशपांडे जी को निमंत्रित किया गया। ईशस्तवन के पश्चात प्रधानाध्यापक जी ने प्रमुख अतिथि का परिचय दिया। समारोह में कई छात्राओं ने सुंदर वेशभूषाएं की थी। अंजलि पाठक, निर्मला पाटिल, इन छात्राओं ने सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने विद्यार्थियों को बालिका दिवस का महत्व बतलाते हुए कुछ प्रेरक प्रसंग भी बताए। प्रमुख अतिथि कवि दिनकर जी ने कुछ कविताएं सुनाई तथा सबकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मोहन शिरसाट जी ने सबके प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। यहाँ पर हमारा वृत्तांत लेखन समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी वृत्तांत लेखन नहीं लिखना चाहते हैं उनके लिए कहानी लेखन का विकल्प होता है। यहाँ पर हमने वृत्तांत ही लिया था। अब हमें विज्ञापन के प्रश्न की ओर बढ़ना है। विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर आइसक्रीम का विज्ञापन बनाना है। इसके मुद्दे देखिए। मीठा स्वाद और मीठी महक, ₹20 प्रति पैकेट, विशेषता, पैक का मूल्य। यहाँ पर आपको विज्ञापन बनाने के नियमों का पालन करना है। विज्ञापन आकर्षक हो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द या पंक्तियाँ मोटे अक्षर में हो और आवश्यकता के अनुरूप चित्रों का भी उसमें उल्लेख हो। चित्र बनाए जाए। देखें हमने कैसा विज्ञापन बनाया। बच्चों, तुम्हारा विज्ञापन इतना सुंदर और आकर्षक होना चाहिए कि उसकी एक झलक ही परीक्षक को आनंदित कर दे, प्रसन्न कर दे। कई विद्यार्थी विज्ञापन बनाते समय बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सूचना होती है 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन बनाइए। तो देखिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका जी ललचाए तो आओ ठंडा मीठा स्वादिष्ट आइसक्रीम खाए। दाहिनी दिशा में एक इमेज दर्शाई गई है, उससे खाने की ललक प्रकट होती है। तपती गर्मी से राहत दिलाए, पेट और कलेजे में ठंडक पहुंचाए तो आइए और खाइए हिमालय आइसक्रीम। प्रति पैकेट 20 रुपया, फैमिली पैक 150 रुपया। यहाँ पर 3 प्रकार के आइसक्रीम के प्रकार हमने चित्रों में दर्शाए हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। नीलेश आइसक्रीम पार्लर, मीनावाड़ी, अली रोड, नासिक। मोबाइल नंबर 9740-58। किसी भी वस्तु पर विज्ञापन क्यों न पूछा जाए, अगर ऐसे 2-4 विज्ञापन का आप अभ्यास कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कठिन हो। बच्चों, आखिरी प्रश्न है जो कि निबंध से संबंधित है। यहाँ पर निबंध के 3 विषय दिए गए हैं। जब आपको ऐसा लगे कि फलाने विषय पर मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ तो मन की आवाज़ सुनो और तीनों में से एक विषय का आप चुनाव करो। 80 से 100 शब्दों तक ये निबंध लिखा जा सकता है, अर्थात 1 या सवा पेज या 1.5 पेज जैसी आपकी क्षमता हो, और समय का मैनेजमेंट देखते हुए आपको निबंध लिखना है।
यहाँ पर हमने किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा से संबंधित एक निबंध चुना है और उसका नाम दिया है कुत्ते की आत्मकथा। ध्यान रखें कि जब भी आप आत्मकथनात्मक निबंध लिखोगे तो उसमें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम मैं का प्रयोग होना जरूरी है। निबंध का प्रारंभ, निबंध का मध्य और निबंध का अंत तीनों आकर्षक होने चाहिए और महत्वपूर्ण अगर कोई शब्द है, कोई उद्धरण है तो उसके नीचे अधोरेखांकन भी करना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारा जिमी कुत्ता बोल रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो। 10 साल पहले तुम्हारे पापा मुझे किसी सड़क से उठा लाए थे। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी माँ की तलाश में सड़क पर दौड़ रहा था। उसी समय किसी ने चुपके से उठा लिया और अपने हाथों में लेकर मुझे प्यार करने लगे, सहलाने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। माँ तो मिली नहीं, पर मुझे प्रेम से अपने घर लाने वाला कोई सहारा जरूर मिल गया। वे तुम्हारे पापा ही थे। मेरे आगमन से घर के सारे लोग खुश हो उठे। आखिर मैं था ही इतना क्यूट कि हर कोई मुझे अपनी गोद में लेकर मुझसे प्यार जताना चाहता था। तुम भी तो बहुत खुश हो गए थे ना निखिल। कभी कभी मेरे कारण तुम पाठशाला जाने में देरी कर देते, कभी पढ़ाई छोड़कर मुझसे खेलने लगते, कभी मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाते। किसी दिन मैं 2-3 घंटों के लिए गायब हो गया तो सारा परिवार परेशान हो गया था। मुझे पाने पर तुमने मुझे चूम लिया था। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि तुम सबने बड़े प्रेम से मेरा लालन पालन किया। ऐसे ही कुछ वर्ष गुजर गए। अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। धीरे धीरे व्यस्तता के कारण तुम्हारे पापा ने मेरी ओर ध्यान देना कम कर दिया। तुम्हारी माता भी कभी कभी मुझे झिड़कारने लगी। पहले पहल तुम्हारे पापा मुझे सुबह सड़क पर घुमाने ले जाते, मेरे लिए समय देते। 9वीं कक्षा तक तुम भी मेरा अच्छा ख्याल रखते। समय पर मुझे बिस्कुट, दूध, रोटी देते। कभी मेरे खाने की अनिच्छा होने पर भी तुम आग्रह करते। पर पता नहीं क्यों कुछ महीनों से घर के लोग मुझे अनदेखा कर रहे हैं। पिछले दिनों 2 बड़े सुअरों ने मुझ पर अचानक हमला बोल दिया। मेरे पिछले दोनों पैर उसमें जख्मी हो गए। उसके बाद मैं घूमने के काबिल न रहा। मेरे पैरों के घावों के कारण मुझे असहनीय पीड़ा होती है। जब भी मैं तुम्हारे या पापा के पास लंगड़ाता, पूंछ हिलाता आता हूँ तो मुझे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। लगता है अब मैं तुम्हारे काम का न रहा। काश मुझे पहले जैसा स्नेह मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। बस तुमसे आशा ही कर सकता हूँ, जोर जबरदस्ती नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर निबंध लेखन समाप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, समय रहते इस पूरे वीडियो का आप आकलन कीजिए। एक नहीं बल्कि 2 बार ठीक से आकलन कृति पत्रिका देखिए, उनके उत्तरों को देखिए। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।